बच्चों, मैं डॉक्टर दीनानाथ पटेल। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि हम लोग इस समय ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से इस समय बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने अभी इससे पहले एक लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया है। इसके बाद जो है हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था, मेनली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमने आपको ये पढ़ाया कि पहली बात कि हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो कुछ हम लोग खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है और वाटर होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डाइजेशन का मतलब क्या है। तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल्स होते हैं उनको तोड़ मरोड़ के, उनको डाइजेस्ट करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डाइजेशन। तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक, तो कुल मिलाकर के सीधी भाषा में आपको ये समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो बहुत ही गरिष्ठ होता है, वो ऐसे शरीर में नहीं लगता है। उसको पहले तोड़ के उसको डाइजेस्ट करके फिर क्या करना पड़ता है, सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ता है, जब वो जा करके एब्जॉर्ब हो पाता है। इसी को बोलते हैं डाइजेशन। अब हमारे पास डाइजेशन के लिए जो मशीनरी है उसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो होती है माउथ से शुरू होती है और एनस तक जो है जाती है। हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है, उसके बाद फिर क्या आता है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी आता है। इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद फिर आता है फेरिंग्स, फिर क्या आता है, फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में क्या आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में फिर आपका एनस आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो एलिमेंट्री कैनाल है एक रास्ता है और रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि ये माउथ से शुरू होगा, एनस तक ख़त्म होगा और रास्ते में क्या क्या मिलेगा। तो माउथ के बाद में आपको बक्कल कैविटी मिलेगी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स मिलेगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस मिलेगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक मिलेगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आपको एनस मिलेगा। और अब इन सब जगहों पे क्या क्या विशेषता, वहाँ पे काम क्या होगा, वहाँ की स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे संरचनाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के बारे में आपने पढ़ा था कि बक्कल कैविटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टीथ, दूसरा होता है टंग। तो जो टीथ होता है, टीथ क्या होता है, टीथ जो होता है वो मेनली जो हम लोगों के अंदर दांत होता है उसकी क्या विशेषता थी, उसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, टीथ के पॉइंट क्या क्या पढ़े थे। तो पहली बात तो हमने पढ़ा था कि जो टीथ हम लोगों के अंदर में होता है वो होता है थीकोडांट। थीकोडांट का मतलब ये होता है कि आदमी के अंदर या मैमल्स के अंदर में जो दांत होता है वो जॉ सॉकेट में फिट होता है। थीकोडांट को मैंने आपको बताया था कि थीकोडांट मतलब ठोंको दांत, मतलब दांत को ठोंक ठोंक करके बैठाया गया होता है। पहला कैरेक्टर जो दांत का हमारे अंदर है वो ये है। दूसरा दांत के बारे में आपने पढ़ा था कि हमारे अंदर में दांत जो होता है वो डाइफायोडांट होता है। डाइफायोडांट का मतलब होता है कि जो दांत होता है वो दो बार उगता है। जो पहली बार दांत निकलता है उसको बोला जाता है मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, और जो दूसरी बार दांत निकलता है, पहली बार जो निकलता है मिल्क टीथ वो गिर जाता है, इसके बाद दूसरी बार दांत निकलता है, दूसरी बार जो निकलता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ या फिर बोलते हैं उसी को एडल्ट टीथ। तीसरा जो दांत के बारे में पॉइंट था, तीसरा दांत के बारे में था कि जो हमारे अंदर में दांत होता है, हमारे मुंह के अंदर जो दांत है वो क्या होता है, हमारे बक्कल कैविटी में जो दांत है वो होता है हेट्रोडांट। हेट्रोडांट का मतलब होता है कि जो सभी दांत है वो एक तरीके के नहीं होते, भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने तरीके के दांत पाए जाते हैं, तो दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं चार तरीके के।
पहला जो दांत है उसको बोला जाता है इंसाइजर, फिर दूसरे टाइप का जो है उसको कैनाइन, तीसरा जो होता है उसको प्रीमोलर, और चौथे टाइप का जो दांत है उसको बोला जाता है मोलर। तो कुल मिला के हमारे जो मुंह के अंदर दांत हैं वो सब एक तरीके के नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, तो ये 4 तरीके के दांत होते हैं। फिर चौथी बात हमने क्या पढ़ी थी? चौथी पढ़ी थी कि हमारे अंदर में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? तो 32 दांत पाए जाते हैं। पांचवी बात हम लोगों ने पढ़ा था डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला ये होता है कि अपर हाफ जा में जो दांत का अरेंजमेंट होता है और बटे लोअर हाफ जा में जो दांत का अरेंजमेंट होता है। मतलब ये है कि ऊपर का जो जबड़ा है उसके आधे जबड़े में दांत का अरेंजमेंट कैसा है, किस किस तरीके के दांत लगे हैं। इसी तरीके से जो नीचे वाला जबड़ा है उसके आधे जबड़े में किस तरीके के दांत लगे हुए हैं। आदमी का जो डेंटल फार्मूला था उसके बारे में आपने पढ़ा था कि 21-23 बटे 21-23, 21-23 बटे 21-23। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आदमी का जबड़ा होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसके आधे जबड़े में जो दांत का अरेंजमेंट होता है, पहले 2 इंसाइजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। इसी तरीके नीचे की भी जबड़े में पहले 2 इंसाइजर होता है, उसके बाद 1 कैनाइन होता है, फिर 2 प्रीमोलर होते हैं, फिर 3 मोलर होते हैं। तो आपने दांत के बारे में, इसके बाद जो है जो छठा पॉइंट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि इनेमल पाया जाता है। और इनेमल क्या होता है? वो दांत का जो पालिश होता है उसी को बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है और इसको जो सिक्रीट करने वाले सेल होते हैं उनको बोला जाता है अमीलोब्लास्टर। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ा था। दांत के बारे में हमको 6 पॉइंट जानना है। पहली बात तो ये होता है कि ये जो दांत होते हैं वो होते हैं फीकोडांट, दूसरा डाइफायोडांट, तीसरा हेट्रोडांट, चौथा हमारे अंदर 32 दांत होते हैं, पांचवा डेंटल फार्मूला 21-23 बटे 21-23, और छठवीं बात है कि इनेमल पाया जाता है जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। दांत का काम क्या है? दांत का काम है मैस्टिकेशन, चीविंग, मतलब चबाना या चबाने, भोजन को चबाने का काम जो होता है वो दांत करता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इतनी बात पढ़ ली थी। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़? मैंने बताया कि बक्कल कैविटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक दांत होता है और दूसरा टीथ होता है। तो अब टीथ के बारे में पढ़ो, फिर इसके बाद उसको समझते हैं आगे। तो देखो इसमें, सॉरी टीथ नहीं भाई, टंग। पहला हम लोगों ने टीथ पढ़ लिया। अब टीथ के बारे में दूसरी चीज़ क्या होती है बक्कल कैविटी में? टंग होता है। टंग मतलब जीभ। तो जीभ के बारे में पढ़ो। तो जीभ में देखो लिखा हुआ है इसमें, अब हमारी जो किताब हमारे हाथ में है इसमें तो 258, मतलब जो आपका 11th वाला किताब है, 11th की NCERT की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें समझिए 258 पेज पे ये है। मतलब आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में दूसरा पन्ना है, दूसरा पेज। तो इसमें देखिए आप, लिखा हो कि द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन attached to the floor of the oral cavity by frenulum. The upper surface of tongue has small projections called papillae, some of which bear taste bud. तो कुल मिलाकर के जो टंग है, टंग के बारे में बहुत ही केवल 2 पॉइंट जानना है। टंग के बारे में, जो जीभ है, जीभ के बारे में क्या है? जीभ जो होता है एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। मतलब ये है कि आराम से जीभ इधर से उधर घूम रही है, आप देख रहे हैं, फ्रीली मूवेबल है, और ये कि मस्कुलर ऑर्गन है। दूसरा क्या होता है? दिस इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ बक्कल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो कुल मिलाकर के जो जीभ है इधर उधर घूम रही है, पीछे क्या करती है? जा करके जुड़ी रहती है कहाँ पे? बेस ऑफ बक्कल, जो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी है, जो बक्कल कैविटी है उसके जो फर्श है नीचे है, मतलब जमीन की तरफ, नीचे की तरफ जुड़ी है। आप टंग खुद देख सकते हैं कि नीचे जो पीछे की तरफ जाके जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? जिससे जुड़ी रहती है उसको बोला जाता है फ्रेनुलम। अब देखो जो जीभ होती है, जीभ में अगर ऊपर देखते होगे तो सरफेस क्या है? खुरदुरी है। ठीक, तो द अपर सरफेस ऑफ टंग इज रफ ड्यू टू स्मॉल प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे उसमें से प्रोजेक्शन निकले रहते हैं। एकदम बहुत चिकनी नहीं होती। बहुत लोग आते हैं, हम लोगों को मरीज आते हैं दिखाने, तो कहते हैं देखिए एक आध, मैंने देखा एक आध लड़के आए, कहने लगे सर मेरी जीभ तो बड़ी खुरदुरी हो गई है। तो एक्चुअली खुरदरी चीज़ कोई नहीं होती, वो सबकी जीभ खुरदरी होती है।
उसमें इसलिए खुरदरी होती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको पैपिला बोलते हैं, और उन्हीं पैपिलाज में क्या होते हैं कि टेस्ट बड रहते हैं। टेस्ट बड मतलब स्वाद कणिकाएं, जिससे स्वाद मिलता है। जैसे हम लोगों को मीठा, या फिर हो गया खट्टा, या फिर नमकीन, या फिर कड़वा, ठीक, यही 4 मेन स्वाद हैं कि एक क्या हो गया, मीठा हो गया तो कड़वा हो गया, दूसरा खट्टा हो गया, ठीक, तो और नमकीन हो गया, मतलब साल्टी हो गया, सोर हो गया, स्वीट हो गया और बिटर हो गया। तो ये 4 तरीके के टेस्ट मेनली होते हैं, और जो कि हमारे जीभ में टेस्ट बड्स होते हैं जो कि इसको टेस्ट करते हैं, इसको फील करते हैं कि भाई किस तरीके खाना खा रहे हैं और क्या टेस्ट है। तो मैं आपको टंग के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर क्या है भैया, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टंग, TONGUE। तो टंग की जो स्पेलिंग है TONGUE, ठीक। तो एक मतलब बड़ी ही, अंग्रेजी एक बड़ी ख़राब भाषा है, इसका कुछ अता पता नहीं है, ठीक। टंग लिखो तो उसकी स्पेलिंग भैया पढ़ के देखो जरा, TONGUE, तो ऐसे ही समझ सकते हो फिलहाल। तो टंग में हम लोगों को 2 पॉइंट जानना है। पहली बात क्या होता है, ये फ्रीली मूवेबल फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो ये होता है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है कि अटैच्ड टू द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, फ्रेनुलम। ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि बताओ भैया जो जीभ होती है वो किस चीज़ से, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से किस स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेनुलम। तो आपको ये समझना है कि जीभ के बारे में 2-3 चीज़ें जाननी है बस। इसके बाद अपर सरफेस, जो अपर सरफेस ऑफ टंग है, टंग इज रफ। ये क्या होता है भैया, खुरदुरा होता है। बिकॉज ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, ठीक। तो आप समझिए, पहली बात क्या जानना है टंग के बारे में, जीभ के बारे में आपको क्या रखना है। जीभ के बारे में पहली बार क्या जानना है कि ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा क्या जानना है कि ये बेस ऑफ बक्कल कैविटी से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। और तीसरी चीज़ क्या जाननी है कि इसका जो अपर सरफेस होता है वो रफ होता है, जिसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको कि पैपिली बोलते हैं, और ये जो पैपिली होते हैं इसमें ही टेस्ट बड पाया जाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपको ये 3 पॉइंट टंग के बारे में जानना है। अब मैं थोड़ा सा और आपको टंग के बारे में आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा एक बात ऐसे बता दे रहा हूँ। वैसे फ़िलहाल इस किताब में है नहीं और उसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब भाई जीभ की बात है और टेस्ट की बात है, तो थोड़ा सा टेस्ट के बारे में ज़रा हम भी बता दें कि जैसे मान लो ये जीभ है, ठीक, ये जीभ है। जीभ बहुत ही लपलपाती है, आप लोगों को पता ही है कि लोग कहते हैं कि जीभ एक हाथ की है तो कोई कहता है एक बित्ता की है। मतलब जो लोग बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं, चटर पटर खाते हैं, चाट पकौड़ी ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसे कहा जाता है, ठीक। अब देखो जीभ है, इसका काम क्या है, टेस्ट को फील करना, किस तरीके का टेस्ट है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो सबसे पीछे
यहाँ पे जो पैपली होती हैं इनके अंदर में टेस्ट बड होगा, फिर आगे भी भाई पैपली होती हैं इनके अंदर भी टेस्ट बड होगा, फिर यहाँ पे जो है किनारे किनारे भी सब जगह पैपली होती ही हैं, तो इनमें भी टेस्ट होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें देखो अब क्या होता है कि जो ये टेस्ट बड होते हैं, थोड़ा सा ऐसे बहुत बढ़िया जुगाड़ है, वो कोई इसमें टेंशन नहीं लेना है कि जो टेस्ट बड होते हैं जो इसमें जैसे पैपली है, पैपली के अंदर में टेस्ट बड होंगे, ठीक। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पैपली है तो इसके अंदर में भी टेस्ट बड होंगे। तो जीभ के जो आगे होता है ना, ये जो टेस्ट करता है जीभ का अगला पोर्शन, वो करता है स्वीट, SWEET, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा। और जो पीछे वाला पोर्शन होता है, जो पीछे जीभ के कौन से टेस्ट बड होते हैं, वो टेस्ट बड फॉर बिटर टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा। और जो किनारे किनारे होते हैं ये वाले, ठीक, जो किनारे किनारे जीभ के किनारे किनारे क्या चीज़ पता किया जाता है, तो ये होता है साल्ट एंड सावर, ठीक। तो साल्ट एंड सावर, साल्ट एंड सावर का मतलब कि खट्टा और नमकीन। तो खट्टा और नमकीन जो होता है वो जीभ के किनारे पे, जैसे कोई एक जीभ है, जीभ के आगे जो होता है वो मीठा पता करने के लिए टेस्ट बड होती हैं, पीछे की तरफ जो होता है वो कड़वा पता करने के लिए, और किनारे किनारे। अब देखो ऐसे याद कैसे कर सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि भाई जैसे मिठाई देखा तो जीभ तुरंत आगे आएगी, है कि नहीं, तो आगे की तरफ क्या हो गया मिठाई, और अगर कोई कड़वा चीज़ आ गई तो पीछे चली जाएगी, मतलब जीभ पीछे की तरफ हो गया बिटर, और किनारे किनारे फिर साल्ट एंड सावर मतलब कि नमकीन और खट्टा, ठीक। तो ये तो जीभ के बारे में ऐसे मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि टेस्ट बड जो होते हैं वो कहाँ पे क्या होते हैं। मतलब जीभ के अगले पोर्शन पे मीठे के लिए होता है, पीछे की तरफ कड़वा के लिए, किनारे किनारे साल्ट एंड सोर मतलब नमकीन और खट्टे के लिए होता है। तो ये भैया जीभ की बात हो गई। तो कुल मिला के बक्कल कैविटी आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू कहाँ से हो रही है, माउथ से। माउथ के बाद क्या आया था, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या दो चीज़ें थी, एक था टीथ, दूसरा था टंग। टीथ के बारे में आपने पढ़ लिया, टंग के बारे में आपको 3 पॉइंट जानना है। पहली बात तो ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दूसरा टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। और तीसरी क्या चीज़ थी, तीसरी चीज़ आप लोगों ने ये पढ़ा कि द अपर सरफेस ऑफ टंग इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शंस नोन एज पैपली एंड पैपली बियर्स द टेस्ट बड। जो ये पैपली होते हैं उसी के अंदर में टेस्ट बड होता है, ठीक। तो इसके बाद मैंने आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही बता दिया कि जीभ का जो अगला पोर्शन होता है वो मीठा पता करता है, पीछे वाला पोर्शन जो है वो कड़वा पता करता है, किनारे किनारे वाले जो होते हैं वो नमकीन और मतलब खट्टा पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भैया एलिमेंट्री कैनाल जो शुरू हुआ था वो माउथ था, माउथ के बाद फिर आया था बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद क्या बताया था मैंने, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में अब पढ़ा जाए तो अब इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू ए शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया windpipe opens into the pharynx. A cartilaginous flap called the epiglottis prevents the entry of food into the glottis. Opening of the windpipe during the swallowing. अब इसके बाद देखो, इसके बाद फिर आ गया ईसोफेगस। लिखा था ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax and the diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure called stomach. तो कुल मिलाकर के अब हम लोगों को जो है, हम लोगों ने ये समझ लिया फेरिंग्स के बारे में, आपने टंग समझ लिया, टंग के बाद में हम आ जाएंगे फेरिंग्स। मतलब पहले आता है ओरल, पहले आ गया माउथ, माउथ के बाद आ गया ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, इसके बाद फिर आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हम लोगों को जानना है। तो भैया जी फेरिंग्स क्या होता है,
इसमें लिखा है कि ओरल कैविटी लीड्स टू द शॉर्ट स्पेस नोन एज फेरिंग्स व्हिच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब पहले आएगा माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद में एक छोटा सा स्पेस आता है जिसको कि बोला जाता है फेरिंग्स। और फेरिंग्स में क्या होता है? दिस सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बस यही एक वर्ड आपको जानना है, बस एक छोटा सेंटेंस, इस बात को आप समझ लीजिए बस। इसके अलावा इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। फेरिंग्स क्या होता है? एक ऐसी जगह है जो कि कॉमन पैसेज है, जहाँ पे मतलब फूड मतलब खाना और हवा दोनों आकर के मिलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब मैं बहुत फ़ोटो तो अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग समझ जाएं। ये मान लो कि माउथ हो गया, ठीक। इसके बाद ये नाक हो गई, नाक से हवा आती है, मान लो ऐसे नाक हवा खींचा आदमी, ठीक। और ये माउथ हो गया, यहाँ से खाना खा रहे हो, इससे हवा जा रही है। इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे हो गई 2 पाइप, ठीक। और ये जो दोनों पाइप है, तो ये पाइप तो चली जाएगी फेफड़ों में, मान लो एक फेफड़ा ये हो गया, एक फेफड़ा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा जो ये पाइप है, ये पाइप चली जाएगी और नीचे फेफड़े के नीचे, तो ये हो जाएगा स्टमक मतलब पेट, और यहाँ से फिर डोडनम और चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक। अब देखो समझो, इसको बोला जाता है ट्रैकिया। और ये क्या है? ये है ईसोफेगस, ठीक। इसके बाद फिर देखो, ये इतना है, यहाँ तक का जो पोर्शन, ये है बक्कल कैविटी, या इसको ऐसे समझ लो, इसको गोला बना दे रहा हूँ सीधा, मतलब एक ये मुंह समझ नहीं पाओगे ना, ये समझो इसे मुंह हो गया बस। तो कुल मिलाकर के आप समझिए, यहाँ से खाना खा रहे हैं, यहाँ सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस यहाँ से आ रहा और खाना यहाँ जा रहा है। ये खाना आगे बढ़ा, ये सांस इधर, मतलब हवा यहाँ से आई, खाना यहाँ से गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये ओरल कैविटी है या बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हो गया ये। और ये क्या हो गया? ये नेजल पैसेज हो गया, नाक वाला रास्ता यहाँ अलग है। फिर ये हवा आई, हवा आई, और यहाँ पे अब देखो, ये ट्रैकिया की जो ये ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक ऐसे ही वाल्व लगा रहता है, जिसको कि बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। बहुत आसान है, परेशान ना रहो। अभी देखो आराम से मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको। कुछ ये समझो, ये नाक है, 2 नाक होती है इसे आदमी के पास, है ना। तो इस नाक से आप हवा लेते हैं, देखो यहाँ ऐसे समझो, ये ऊपर से हवा ले रहे हो, नीचे से खाना खा रहे हो। ये दोनों जैसे ये पूरा यहाँ तक जो है, देखो इस पोर्शन तक क्या है कि ये मुंह का एरिया, मतलब यहाँ माउथ है, माउथ से आपने खाना खाया, यहाँ तक गया और फिर इसके बाद आगे बढ़ गया। इसी तरह हवा है, हवा ऊपर से गई, यहाँ पे आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे हवा अलग है, यहाँ खाना अलग है, लेकिन यहाँ सब आकर के क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। इसी जहाँ पे ये मिल जा रहा है, जो यहाँ तक मान लो ऊपर ये नेजल पैसेज हो गया, इधर ये जो है आगे इसके बक्कल कैविटी हो गई, लेकिन जो ये पोर्शन है इसी को बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक। देखो कितना आसान है भाई। यहाँ से माउथ हुआ, माउथ से हम खाना खाएंगे, खाना आगे जाएगा, यहाँ खाना एकदम अलग है, ऊपर सांस लेंगे, सांस जो है अंदर जा रहा है। लेकिन ये जो सांस है, जो ये नली है, आगे जा करके सांस वाली है, वो आगे जो है खुल जाएगी एक जगह, और मुंह वाला भी खुल जाएगा। और जो एरिया है जहाँ पे कि सांस और हवा, देखो यहाँ से सांस आई और इधर से खाना गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दोनों आके मिल गए।
तो दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हवा और जो खाना है वो दोनों आकर के आपस में मिल जाते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं फेरिंग्स। अब क्या होगा, फेरिंग्स जो खुलता किस में है भाई, इधर तो फेरिंग्स में ऊपर से नेजल पैसेज आया, इधर से बक्कल कैविटी आई, ठीक, फेरिंग्स में। अब यहाँ से देखो दो चीज़ें निकल रही, दो नलियाँ निकलती हैं नीचे गले में, मतलब यहाँ फेरिंग्स हुआ, फेरिंग्स के नीचे आ जाएगा ईसोफेगस। तो ये दो गलियाँ, गले में दो नली है, आगे की तरफ होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक। तो आगे की तरफ हो गया ट्रैकिया और पीछे की तरफ होता है ईसोफेगस। ट्रैकिया मतलब बिंड पाइप, जैसे हवा लेके जा रहे हैं हम लोग, सांस ले रहे हैं तो हवा, इसके बाद खाना खाते हैं तो भी जाता अंदर। तो जो खाना ले जाने वाली पाइप है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ईसोफेगस। और जबकि हवा जो ले जाने वाली पाइप है उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब बिंड पाइप, ठीक। तो मतलब इस गले में दो नली है, आगे वाली जो नली है वो क्या करती है, वो हवा ले जाती है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। और जो पीछे, इसी के पीछे एक नली है उसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या करता है, वो ले जाता भैया खाना या पानी, जो खाना पानी पीते हो वो जाता है पीछे। अब देखो भगवान ने कैसी व्यवस्था बना के रखी हुई है। ये जो हवा वाला है, ठीक, हवा वाली जो नली है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसके ऊपर भगवान ने एक वाल्व लगा के रखा हुआ है, ठीक। ये वाल्व लगाया हुआ है, इसको और कहो तो कलर कर दूं अलग से, ये देखो हरा हरा, ठीक। ये वाल्व है, वाल्व लगाया हुआ भगवान ने हवा वाली नली के ऊपर। और जो हवा वाली नली का जो मुंह है ना, जहाँ से शुरू होती है, इसको बोलते हैं ग्लाटिस। और ग्लाटिस के ऊपर एक वाल्व लगा है जिसको बोलेंगे इपीग्लाटिस। इपी का मतलब क्या होता है, इपी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर का मतलब कि ग्लाटिस के ऊपर लगा है, मतलब एपिग्लाटिस, ठीक। अब सोचो भगवान ने किस लिए लगाया भाई। देखो अभी कभी आप लोग खाना पीना खाते होगे तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार पता चला खाना खाए और खाना खाते ही पता चला कि उसके अंदर में क्या चला गया, पानी चला गया। जैसे आप पानी पी रहे हो, पानी पीते हुए अगर कभी भी, जिसको बोलते हैं गाँव में झुझुनी चढ़ गई, ठीक। जब कभी भी अगर हल्का सा भी पानी अगर आपके सांस वाली नली में चला जाए तो आपको लगता है एकदम बस जान निकल जाएगी, मतलब लगता है सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, अब एकदम ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। आप सोचो कि कितना ज़्यादा जो खाने वाली पाइप है, जो ईसोफेगस है, जो खाना जिससे खाते हैं, जहाँ खाना जाता है पेट में लेके जो जाती पाइप, उसमें आप पानी भी डाल सकते हो, उसमें खाना भी डाल सकते हो, उसमें हवा भी डाल सकते हो, उसमें जो भी आपको मन करे, दारू शराब से लेके, खैर मतलब जो भी कहने का मतलब कि लिक्विड भी जा सकता है, और इसके बाद जो है फूड भी जा सकता है, और इसके बाद जो है एयर भी जा सकता है। मतलब एयर, लिक्विड, फूड, एवरीथिंग उसके अंदर में आप डाल सकते हैं, किसमें, जो खाने वाली पाइप है। लेकिन जो हवा वाली पाइप है उसके अंदर में नहीं डाल सकते। हवा वाली पाइप में अगर पानी चला गया या फिर कोई ठोस चला गया और हवा बंद हो गई तो आदमी क्या हो जाएगा, उसका टिकट कट जाएगा। आपको पता है कि हवा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए। किसी भी व्यक्ति को अगर केवल 8 मिनट हवा ना मिले तो आदमी फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर ब्रेन को 8 मिनट जो है हवा ना मिले तो समझो कि ब्रेन डेड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये, इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था की है। पता चला खाना खाए और इसमें कोई वाल्व ना होता, खाना खाते बस इसमें चला गया खाना चला गया, नली बंद हो गई, सांसें नहीं जा पाएगी तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए कभी भी जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय जब आप कोई चीज़ निगल रहे हैं उस समय आप सांस नहीं ले सकते, चाहे आप करके देखिएगा। क्योंकि जब आप खाना, जैसे खाना ये जा रहा है अंदर, उस समय ये बंद कर दिया जाता है। ये जो एपिग्लाटिस है ये ग्लाटिस को बंद कर देता है, ये जो वाल्व है ये तुरंत इसको बंद कर देता है। जब आप खाना निगल रहे हो या पानी पी रहे हो उस समय क्या होता है कि जो हवा वाली नली होती है उसको बंद रखा जाता है कि कहीं पे पानी या खाना हवा वाली नली में ना चला जाए, ठीक। तो इस एपिग्लाटिस का काम क्या है, बात आपको समझ में आ गई। एपिग्लाटिस का काम यह है कि बिंड पाइप या ट्रैकिया के मुंह को उस समय बंद कर दे जिस समय हम कुछ स्वॉलो कर रहे हों, जैसे कि पानी या खाना, कि हवा वाली नली में कहीं पे हवा के अलावा कुछ भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा और तुरंत आदमी मर जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं इसके साथ में एक बात आपको बता दूं कि कभी कभी देखा होगा कि जैसे मरीज कुछ होते हैं जो झटका आ गया उनको, या फिर पता चला उल्टी हो गई या कुछ भी हो गई, तो आप एक चीज़ इसको जान लो, कभी भी आपके गांव में या किसी भी घर में या किसी को जानने वाले को या तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि पता चला कोई भी बेहोश हो गया या फिर उसको चोट लग गई या फिर पता चला एक्सीडेंट हो गया और ऐसे कंडीशन में आदमी सही से होश में नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना, तुरंत उसको करवट कर देना है। क्योंकि करवट इसलिए करना है क्योंकि उस समय वो सिस्टम ये जो है वो गड़बड़ा जाता है।
कि पता चला ये ट्रैकिया को एपिग्लॉटिस ने नहीं बंद किया है और उस मरीज को उल्टी हो रही है या मुंह में खून आ रहा है और कहीं वही खून या उल्टी जो है कहीं हवा वाली अगर मतलब ट्रैकिया में चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो फिर समझिए कि उस मरीज का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी कोई उल्टी या बेहोशी का मरीज दिख जाए या कुछ भी दिख जाए तो उसको एक काम करो, तुरंत करवट कर दो। कभी भी उतान या फिर जो है पेट के बल नहीं लेटाना है, उसको सीधा करवट कर देना है। इससे क्या होगा कि एक तरफ से नीचे जो है ग्रेविटी के कारण अपना वो निकल जाएगा जो भी सिक्रेशन होगा और उसके नली में, हवा की नली में, ट्रैकिया में, विंड पाइप में कोई भी इस तरीके का सिक्रेशन नहीं जाएगा, तो उसकी जान बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझा होगा कि देखो कुल मिला के ये समझ लो, ये भैया नाक है, नाक से हवा जा रही है, नीचे मुंह होता है, मुंह से जो है आपका खाना पीना जा रहा है और ये खाना और पीना और जो हवा है ये जा करके एक छोटा सा ऐसी जगह है जहाँ पे कि दोनों आके मिल जाते हैं। इसी जगह को बोला जाता है फेरिंग्स और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। केवल आपको एक पॉइंट इसको याद रखना है। और फेरिंग्स जो ओपन होता है उससे क्या होता है कि फेरिंग्स में दो पाइप ओपन होती हैं, एक होती हवा वाली पाइप, एक होती खाने पीने वाली पाइप। जो हवा वाली पाइप है उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो मुंह होता है उसको बोला जाता है ग्लाटिस। ग्लाटिस के ऊपर एक वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लाटिस। और जो पीछे होता है गले में पीछे की तरफ जो नली होती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। इसका काम है खाने को आगे बढ़ाना। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है वो माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद आता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में टीथ और टंग होता है। इसके बाद फिर आता है तीसरी जगह, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ये जो है फेरिंग्स क्या होता है, एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे फूड और एयर दोनों आकर के मिलते हैं। फेरिंग्स से दो पाइप निकलती है, एक हवा वाली पाइप, एक खाने पीने वाली पाइप। हवा वाली जो पाइप होती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया का जो मुंह होता है उसको ग्लाटिस बोलते हैं। ग्लाटिस के ऊपर एक वाल लगा रहता है जिसको एपिग्लाटिस बोलते हैं। एपिग्लाटिस का काम ये है कि जिस समय आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ निगल रहे हैं, उस समय ऐसा ना हो कि कभी भी पानी या कोई खाना हवा की वाली पाइप में चला जाए। इसलिए एपिग्लाटिस ग्लाटिस को बंद करके रखता है, जो विंड पाइप है उसको बंद करके रखता है। इसका काम ये है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आप लोगों को फेरिंग्स के बारे में पता चल गया। तो फेरिंग्स के बारे में आपको जो एक पॉइंट पता करना है, एक पॉइंट याद रखना, वो क्या है, द कॉमन पैसेज। ये क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक, तो कुल मिलाकर के कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब इसके बाद फिर हम लोगों को इसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा। अब देखो मैं इसको एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, इतना समझने के बाद अब आपको मैं पढ़ूंगा तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखो लिखा है कि ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स। मतलब ओरल कैविटी के बाद जो आता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट फेरिंग्स होता है, व्हिच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एयर। जो क्या काम करता है, एक पैसेज, एक रास्ते का काम करता है, फूड और एयर दोनों के लिए वो रास्ते का काम करता है। इसके बाद फिर आता है द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, मतलब विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। जैसे कि मैंने बताया देखो कि फेरिंग्स में दो चीजें ओपन हो रही, दो चीजें खुल रही। कौन कौन सी, एक तो ईसोफेगस, दूसरा ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखा है, ए कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लाटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लाटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing। तो इन्होंने कहा कि भैया क्या होता है कि जो एक ये आपके पास में कौन सा है, कार्टिलेजनस फ्लैप है। कार्टिलेजनस फ्लैप है जिसका नाम है एपिग्लाटिस। ये क्या करता है, ये क्लोज कर देता है ग्लाटिस को। ग्लाटिस क्या होता है, जो कि मुंह होता है किसका, ट्रैकिया का, मतलब विंड पाइप का जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लाटिस। ग्लाटिस को एपिग्लाटिस क्लोज कर देता है ड्यूरिंग swallowing। जब आप कुछ भी निगल रहे होते हैं उस समय इसको बंद कर देता है कि इसमें कहीं पानी और खाना इसके अंदर ना चला जाए। ठीक, इसके बाद देखो क्या लिखा है, द ईसोफेगस इज ए thin long tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax and the diaphragm and leads to the J-shaped bag called structure called the stomach। अब इसके बाद देखो क्या होता है, ईसोफेगस के बारे में इन्होंने बताया। ईसोफेगस क्या होता है भैया, ईसोफेगस यही पीछे है। ईसोफेगस एक लॉन्ग स्लेंडर, ये ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग tube which extends posteriorly passing through the neck, thorax and the diaphragm
एंड लीड्स टू द जे शेप बैक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक। अब देखो इसको मैं अब आपको आगे बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि अब ईसोफेगस के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि भैया एलिमेंट्री कैनाल में पहला आया था माउथ, इसके बाद आ गया बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसके बाद तीसरा आया था फेरिंग्स, इसके बाद चौथा है ईसोफेगस। तो देखो मैंने आपको बताया कि भाई मान लो ये हमारा क्या हो गया कि ये मान लो नोज है, ठीक, और इसके बाद ये है माउथ, मतलब ये नाक हो गई, ठीक, और इसके बाद ये हो गया मुंह। तो माउथ जो है ऐसे गया, और ये तो पहले ये नेजल पैसेज हो गया ऊपर, और ये नीचे हो गया बक्कल कैविटी, ठीक ठीक। इसके बाद फिर क्या होगा, ये जहाँ पे दोनों आके जुड़ गए ये एरिया बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में दो पाइप खुलती है, जो एक आगे वाली पाइप होती है इसका नाम है ट्रैकिया, और जो ये पीछे वाली जो पाइप है इसका नाम है ईसोफेगस, ठीक, ये ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस देखो क्या करेगा, यहाँ से समझो कि यहाँ फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद यहाँ से शुरू हुआ ईसोफेगस, मतलब ये आगे का ट्रैकिया होता है, पीछे का होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस यहाँ चलेगा, पतली सी नली होती है, समझो पाइप है, तो फेरिंग से शुरू हुई ये पाइप और जा करके पेट में खुलेगी। तो पेट में जब खुलेगी तो पूरा नेक, इसको जो ये गला है गले को पार करेगी, गले के बाद में ये थोरैक्स आता है, ये पूरा लंग फेफड़ा जो इधर दोनों तरफ है ये थोरैसिक कैविटी है, इसको पार करेगी, और यहाँ होता है डायफ्राम, तो डायफ्राम को पार करेगी, तब जाके पेट यहाँ पे होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस किसको किसको पार करेगा भैया, तो एक तो नेक, पहले गर्दन पार करेगा, गर्दन के बाद फिर नीचे छाती में घुसेगा, तो ये हो गया आपका समझिए थोरैक्स, ठीक, और थोरैक्स के बाद यहाँ पे आएगा डायाफ्राम, तो ये इसके बाद डायाफ्राम को पार करेगा, और डायाफ्राम पार करने के बाद जे शेप, जो पेट होता है हम लोगों का वो कैसा होता है, जे, जैसे ये देखो जे है ना, ऐसे जे शेप होता है, तो जे को ऐसे बना दो तो बढ़िया, देखो पेट बन गया, तो ऐसे पेट होता है हम लोगों का जे शेप। तो ये जे शेप पेट बना दे रहा हूँ मैं, तो कुल मिलाकर के ये जे शेप पेट में आके ये है स्टमक, ठीक। तो स्टमक में खुलता है, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ जानना नहीं है, बस ईसोफेगस के बारे में ये समझना है कि ये लॉन्ग थिन ट्यूब होता है, एक पाइप होती है पतली सी जो कि फेरिंग्स से चलती है, और फिर गर्दन को पार करते हुए, फिर थोरैक्स को मतलब सीने को पार करते हुए, फिर यहाँ डायफ्राम होता है, डायफ्राम को पार करते हुए पेट में आकर के खुल जाती है, और पेट कैसा होता है, जे शेप होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक, कि भैया जी आपने पढ़ा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लो, इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, इसके बाद लिखा हुआ है ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक। अब जो ईसोफेगस होता है, देखो ईसोफेगस जो है वो आकर के स्टमक में खुल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है, ठीक, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो भगवान ने क्या किया है कि एक वाल्व यहां भी लगा रखा है, इसका फायदा क्या है। अब देखो जैसे आप मान लो खाना खाए पेट में भर गया, और पता चला कहीं लेटे और यहाँ वाल्व ना होता तो पेट से फिर खाना इधर चला जाता कि नहीं। मान लो कोई शीर्षासन कर रहा है, पता चला खंबा खड़ा हो गया, तब तो भैया पेट का सब खाना बाहर निकल जाता उस समय। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने बहुत व्यवस्था की यहाँ पे कि खाना ऊपर से तो नीचे आ सकता है। मतलब ये है कि पेट में खाना ऊपर से आप खाओगे नीचे चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, लेकिन पेट से ऊपर ना जा पाए, पेट से बाहर ना आ पाए, इसलिए यहाँ पे एक वाल्व लगा के रखा है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये भी रटना बहुत आसान है, गैस्ट्रो मतलब पेट होता है, ठीक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस। तो ये जो स्फिंक्टर पेट और ईसोफेगस के बीच में, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक।
तो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो कुल मिलाकर के यहाँ पे भगवान ने लगा के रखा है, ताकि किसी को मान लीजिए कि पता चला कि कोई खाना खाया और उल्टा हो गया तो पता चला पेट का खाना फिर से मुंह के रास्ते बाहर ना हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक, तो अब इसको मैं बहुत छोटा छोटा बता दूं। आज का जो हम लोगों ने पढ़ा है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भैया? तो पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल में पहली चीज़ होती है माउथ, दूसरा जो आता है वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में दो चीज़ें होती हैं, एक टीथ होता है, दूसरा टंग होता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। फेरिंग्स के बाद भी जो क्या होता है, फेरिंग्स में दो नलियां आकर के खुलती हैं, एक होता है ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, दूसरा होता है ईसोफेगस। जो ट्रैकिया होता है उसकी ओपनिंग को बोला जाता है ग्लाटिस। ग्लाटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको कि बोलते हैं हम एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस का काम ये है कि जिस समय हम स्वॉलोइंग कर रहे हैं उस समय वो ग्लाटिस को बंद कर दे, वो ट्रैकिया को बंद कर दे, नहीं तो कोई पानी, लिक्विड या कोई सॉलिड चीज ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए। ठीक, इसके बाद आगे हमने पढ़ा कि भाई जो है फेरिंग्स से दूसरी जो नली होती है वो निकलती है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है? ट्रैकिया के पीछे होती है। ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस एक पतली सी नली होती है जो क्या करती है कि फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। अब ईसोफेगस क्या करता है, किसको किसको पार करके फिर स्टमक में जाता है? तो भैया वो पार करेगा पहली बात तो नेक को, इसके बाद फिर जो है थोरैक्स को, पूरे सीने को पार करेगा। इसके बाद नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम को पार करके जे शेप स्टमक होता है, उसके अंदर में जाकर के खुल जाता है। और जो ये जंक्शन होता है, जो ईसोफेगस और स्टमक का जंक्शन होता है, उस पे एक वाल्व लगा होता है जिसको बोला जाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और वो भगवान ने इसलिए लगा के रखा हुआ है कि अगर किसी ने खाना खा लिया, पेट भर गया, तो ऐसा ना हो कि पता चला वो उल्टा हो, तो पता चला पेट से खाना सब मुंह में आ जाए और मुंह से बाहर हो जाए। ठीक, तो अब आप लोगों ने देखा होगा कभी उल्टी होती है तो भाई पेट का खाना मुंह से बाहर हो जाता है, तो वो इसलिए होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। उस दौरान इमरजेंसी कंडीशन में ऐसी भगवान ने व्यवस्था की कि आपने कोई भाई गड़बड़ चीज़ खा लिया जिससे कि पूरे शरीर को नुकसान हो सकता है, तो एक व्यवस्था ये भी है कि रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, उल्टा जो है मोशन शुरू हो जाता है और कुल मिलाकर के उल्टी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका काम यही है कि जो खाना आपने खाया है वो कुल मिलाकर के ऊपर से नीचे जाए, मतलब मुंह से पेट के अंदर जाए, लेकिन पेट से ऊपर फिर मुंह में ना आए। तो कुल मिला के आज का लेक्चर यहीं तक, इसके बाद जो है आगे पढ़ा जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।